जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। तो जैसे कि मैंने कल से ये क्लास शुरू किया है, तो आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ उसमें मैंने हिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर से देख ले एक बारी। बाकी आज के सेशन का बात करते हैं, तो आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे चलते वीडियो की ओर। और पहले वीडियो पूरी देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो हो करिएगा। तो चलिए सीधे आते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है क्लास 12 के जो भी पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल साइंस, देखिए पॉलिटिकल कहने का मतलब होता है राजनीति और साइंस कहने का मतलब होता है विज्ञान या शास्त्र, यानी पॉलिटिकल साइंस। आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की। ठीक है, तो पहले सबसे हम लोग जान लेते हैं कि आज की क्लास जो होने वाली है वो किस बेसिस पर होने वाली है। तो हम लोग की जो क्लास है आप यहाँ बोर्ड पे देख लेंगे, इस क्लास की मुख्य बातें, मतलब आज की जो क्लास है किस बात पर होगी पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला नंबर होगा हमारा कि राजनीति शास्त्र क्या होता है। राजनीति शास्त्र जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसका आखिर मतलब क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, राजनीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, यानी राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। दूसरा हम जानेंगे कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन तथा उनके बारे में कुछ बातें, मतलब राजनीति शास्त्र के जो पिता किन्हें कहा जाता है और उनके बारे में जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक क्यों है। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस, इसे पढ़ना आखिर जरूरी क्यों हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हमारा होगा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस। हमारा जो क्लास 12 का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एनसीईआरटी में दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो जब हम लोग आगे का क्लास करेंगे इसमें जब जाएंगे तो हम लोग उसमें विस्तार से देखेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे अब आते हैं हम अपने वीडियो। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा जैसे कि पहला का क्वेश्चन था कि राजनीति शास्त्र किसे कहता है, तो मैंने उसे बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। देखिए पहले एक बार आप पढ़ लीजिए फिर हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, राजनीति शास्त्र किसे कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार सत्ता प्रशासन, देखिए जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार सत्ता प्रशासन तथा नीतियों, राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार सत्ता प्रशासन तथा नीतियों आदि का अध्ययन करते हैं। देखिए राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, अलग अलग प्रकार की नीतियों के बारे में, और प्रशासन किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था है, सत्ता किस प्रकार से कार्य करती है, इन सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि समाज कैसे शासित होता है, मतलब समाज किस प्रकार से शासित हो रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है। अभी हम लोग जैसे कि देखते हैं कि हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन सभी की जानकारी हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि समाज कैसे शासित होता है, एक समाज है किस प्रकार से शासित होता है, सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, कोई भी व्यक्ति सत्ता किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, आदि कार्यों को समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से सत्ता पर अपना अधिकार जमा सकता है, इन सबों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। एक बार फिर से इसका मतलब समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, सत्ता के बारे में, प्रशासन के बारे में,
तथा उनके नीतियों आदि का अध्ययन करते हैं। राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, नीतियों के बारे में, सत्ता के बारे में, इन सभी का क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं। इस सब्जेक्ट का यानी इस विषय का मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि जो समाज है हमारा, ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा ओवरऑल पूरा समाज है, कैसे शासित होता है, किस प्रकार से चलता है, ठीक है। सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है, कोई भी आम इंसान किस प्रकार से सत्ता प्राप्त कर सकता है, इसकी जानकारी हमें किस विषय से मिलती है तो राजनीति शास्त्र से मिलती है, ठीक है। ये था ओवरऑल आपको कि राजनीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे का हमारा क्वेश्चन था कि राजनीति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है राजनीति शास्त्र के जनक। देखिए राजनीति शास्त्र के जो जनक है अरस्तु को माना जाता है। किन्हें माना जाता है तो अरस्तु को माना जाता है। राजनीति शास्त्र के अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार ये पूछता है क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है तो अरस्तु को। अरस्तु कौन थे तो अरस्तु ग्रीक के रहने वाले व्यक्ति थे। कहाँ के रहने वाले, ग्रीक के रहने वाले, सॉरी यहाँ पे ग्रीक नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीस होगा, ग्रीस, इसको ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। अरस्तु कौन थे तो ग्रीस के रहने वाले एक व्यक्ति थे। ग्रीस अभी वर्तमान में आपने नाम सुना होगा यूनान का, ठीक है। वर्तमान इस पहले का नाम था ग्रीस, अब इसका नेम चेंज हो गया है, जो अब क्या इसे बोला जाता है तो यूनान बोला जाता है। यूनान के रहने वाले एक व्यक्ति थे कौन, अरस्तु। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु। अरस्तु कौन थे, इनके बारे में जो हम थोड़ा सा लिखे थे कि अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अरस्तु कई बार पूछा जाता है कि अरस्तु किनके शिष्य थे। तो अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे। किनके शिष्य थे, प्लेटो। प्लेटो कौन थे, प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। कौन थे, प्लेटो एक महान दार्शनिक थे जिनके शिष्य कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये हर बार पूछा भी जाता है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे या अरस्तु। अरस्तु किनके, अरस्तु के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा प्लेटो, ठीक है। फिर इन यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन कर रखा है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये हमेशा पूछा जाता है कि जो अरस्तु है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो पॉलिटिक्स। क्या है, पॉलिटिक्स। ये हमेशा ध्यान में रखेगा ये चीज। ये जो राजनीति शास्त्र के जो जनक है अरस्तु के बारे में पूछा जाता है सबसे पहले कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो प्राचीन ग्रीस और वर्तमान में यूनान। अगर ग्रीस है तो ग्रीस और नहीं तो यूनान रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, वो प्राचीन ग्रीस यानी वर्तमान के यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे। वो किनके शिष्य थे तो प्लेटो के। किनके शिष्य थे, प्लेटो। प्लेटो कौन थे, प्लेटो महान दार्शनिक थे, ठीक है। अब इनका लास्ट में आता है कि इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। क्या है, पॉलिटिक्स। इस किताब में उन्होंने नागरिकों के बारे में, संविधान के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन कर रखा है, जिस कारण से इनकी ये जो पॉलिटिक्स की जो किताब है इसे प्रसिद्ध माना गया, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसे माना गया, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जाना राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। देखिए राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम राज्य, सरकार, नीति, सत्ता इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका इस विषय को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि हमें जो भी ये पढ़े ताकि उसको ये चीज पता चले कि किस प्रकार से समाज कार्य करती है, ठीक है। किसी भी समाज में सत्ता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये था इसका राजनीति शास्त्र कहने का मतलब। फिर हमारा राजनीति शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है। वो प्राचीन ग्रीस और वर्तमान यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। अरस्तु के पूछा जाए गुरु कौन थे तो प्लेटो, या फिर पूछा जाए प्लेटो के शिष्य तो अरस्तु। चीज ध्यान रखिएगा, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक तो पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक तो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या है तो नागरिकों और संविधान से रिलेटेड कुछ कुछ बातें इनमें कही गई हैं, जिसके कारण इसे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अभी हम लोग क्लास को आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन आखिर जरूरी क्यों है। ये क्योंकि ये चीज आज हम लोग का ये जो बेसिक क्लास है तो हमें ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राजनीति शास्त्र का अध्ययन जरूरी क्यों है, क्यों है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को पढ़ना, अध्ययन का मतलब क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना इसलिए
इसलिए जरूरी या आवश्यक है, जरूरी या आवश्यक है ताकि हम यह जान सके कि समाज तथा देश कैसे चलाई या चलती है, चलाई जाती, यहाँ पे कर देते हुए चलाई जाती है या चलती है। मतलब जो हमारा जो समाज है, हमारा ये जो समाज है किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से हमारा समाज या देश कार्य कर रहा है, इन सबों को जानने के लिए ही हमें राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। और भी हम लोग कुछ इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है, देखिए राजनीति शास्त्र का पढ़ने का सबसे पहला फायदा, यहाँ पे लिख देते हैं फायदा, ठीक है। सबसे पहला देखिए ये क्या होता है, राजनीति शास्त्र को पढ़ने का पहला फायदा है इसके अध्ययन से नागरिकों के बीच जागरूकता फैलती है। नागरिकों के बीच क्या होती है, तो जागरूकता फैलती है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इसे सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा विषय है, इसको पढ़ने से क्या होता है कि जो भी नागरिक हैं, नागरिक अपने अधिकार तथा कर्तव्यों को समझ पाते हैं। और चौथा हम लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। इसे हम फिर से एक बार देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। देखिए हमने क्वेश्चन में लिखा राजनीति शास्त्र का अध्ययन जरूरी क्यों है, यानी राजनीति शास्त्र ये जो हमारा विषय है इसे आखिर पढ़ना जरूरी क्यों है। तो हमने यहाँ पे लिखा है राजनीति शास्त्र को पढ़ना इसलिए जरूरी या आवश्यक है ताकि हम यह जान सके कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो क्षेत्र है वह किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से चलाई जाती है, किसी के भी द्वारा किस प्रकार से, यहाँ पर हमने लिख रखा है समाज तथा देश कैसे चलाई जाती है या चलती है। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वह किस प्रकार से चलाई जाती है, इन सभी के बारे में हम किसके अंतर्गत जानेंगे, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। अब इसे पढ़ने का फायदा क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा इसके अध्ययन से नागरिकों के बीच जागरूकता फैलती है। आपको गलत सही के बारे में समझ आएगा कि कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज सही है। दूसरा हमने लिखा है सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे कि अगर आप लोगों को राजनीति शास्त्र का थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रहेगा तो आप अपने सही प्रतिनिधित्व को चुन पाइएगा। सही अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि सही रहा तो वो आपके लिए ही फायदा करेगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमारा सेकंड, थर्ड हमने लिखा है नागरिक अपने अधिकार तथा कर्तव्यों को समझ पाते हैं। देखिए राजनीति शास्त्र पढ़ने का तीसरा फायदा क्या होगा कि नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ पाते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, है ना। अधिकार में जैसे कहा जाए कि मान लीजिए कल को आपके साथ कुछ भी गलत व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक मैं आर्टिकल लेता हूं, जैसे कि आर्टिकल 17 है जिसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में यह बात वर्णित है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि लोगों में ये छुआछूत वाली बीमारी कह सकते हैं कि लोगों में क्या थी कि छुआछूत की बीमारी। देखिए अगर कोई किसी को छू दे, नीच जाति के जो दलित वर्ग के लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोगों को अगर छू देते थे तो उन्हें क्या मतलब कुछ शुद्धिकरण वगैरह करना पड़ता था, जो कि क्या है संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 यानी आर्टिकल 17 में यह
अस्पृश्य यानी छुआछूत को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए वर्तमान समय में जिससे इस चीज की नॉलेज ना हो, आर्टिकल 17 क्या होता है, उसे इस बारे में ना पता हो कि अभी वर्तमान समय में छुआछूत बंद हो गया है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति आपके साथ ये छुआछूत की हरकत करे, ठीक है, कि आपके साथ दुर्व्यवहार करे, तो आप डायरेक्ट कदम उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं कि नहीं, हमने जो है राजनीति शास्त्र पढ़ रखा, उसमें आर्टिकल 17 में यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, मतलब कोई भी हमारे साथ छुआछूत नहीं कर सकता। तो ये हमारा एक प्रकार का अधिकार हुआ। लेकिन जब तक आप यह सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, यह विषय नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इस बात का थोड़े पता चलेगा कि आखिर ये अस्पृश्यता का अंत क्या होता है ना, हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलेगी, तो राजनीति शास्त्र पढ़ने से। कर्तव्य कहने का मतलब कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। और लास्ट हमने लिखना एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे नागरिक बन सके, आप अपने देश के, आप अपने समाज के एक अच्छे नागरिक बन सके, इसलिए हमें क्या, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। ओवरऑल आपको यहाँ तक आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं ना, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, तो कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। तो हमने लिखा था कि राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम राज्य, सरकार, सत्ता, प्रशासन तथा उनकी नीतियों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं उन सभी को बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हम लोग जान सके कि आखिर सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है ना, किस प्रकार से एक समाज चलता है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। फिर था हमारा क्वेश्चन कि राजनीति शास्त्र के जनक किसे माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, प्राचीन ग्रीस और वर्तमान में यूनान। यूनान का प्राचीन नाम क्या था, ग्रीस, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अरस्तु के गुरु प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो कौन थे, एक महान दार्शनिक थे। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो पॉलिटिक्स। क्या था, पॉलिटिक्स। उसमें क्या है कि नागरिकों और संविधान से संबंधित कुछ कुछ मुख्य तत्व उस किताब में वर्णित है। और हमारा लास्ट था कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो हमने यहाँ पे देखा राजनीति शास्त्र का अध्ययन या पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह जान सके कि हमारा जो समाज है या हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा क्षेत्र है, किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से इसमें कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से सत्ता प्राप्त की जाती है, इन सबों को जानने के लिए हमें राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके। इससे क्या होता है कि नागरिकों में जागरूकता फैलती है, वह सही निर्णय, सही प्रतिनिधित्व का चयन कर सकते हैं, है ना। वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझ सके और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। यहाँ तक ओवरऑल हमने समझा था। और हमारा लास्ट रहेगा कि जो क्लास 12 का सिलेबस है उसको जानने के लिए। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अपने क्लास 12 के जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सिलेबस है उसको जानते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने क्लास 12 के जो पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है उसे जानते हैं। सबसे पहले तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैं पहले आप लोगों को वो किताब दिखा दूं। देखिए ये है हमारा पार्ट 1, ठीक है। इसमें मुख्य तौर पे भारत के संदर्भ में बातें कही गई है, भारत के बारे में मुख्य तौर से हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है हमारा ये वाला पार्ट 2, ठीक है। ये इसमें हमें विश्व के बारे में पढ़ना है, मतलब ये हमारा जो पहला बुक है इसमें भारत के बारे में और जो हमारा दूसरा बुक है इसमें विश्व के बारे में, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर मेंशन भी कर रखा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में हमारा यानी कि जो बुक 1 है ये जो भारत के संदर्भ में, उसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्या क्या है चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहने का मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय किस प्रकार से भारत, देखिए भारत क्या था कि छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। आपको पता होगा कि आजादी से पहले भारत क्या था, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो उसको, उस छोटे छोटे भागों को एक मिला करके एक बड़ा सा देश भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसमें हमें पढ़ना है पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में हमें पढ़ना एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें मुख्य तौर पे हमें कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमारे नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है, मतलब ये जो परियोजनाएं वगैरह आई थी उनके बारे में। फिर भारत के विदेश संबंध, देखिए उस टाइम क्या था, आजादी के समय या आजादी के बाद कहें तो भारत का जो विदेश संबंध था बहुत ही अच्छा था, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 5 में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना।
कांग्रेस को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा उनकी पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई थी, हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लास चैप्टर 6 में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन करने का मतलब क्या, जन मतलब क्या होता है, लोग, जन मतलब लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, जन मतलब लोग या जनता बोल सकते हैं ना, जनता का आंदोलन का जो किस प्रकार से उदय हुआ था उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और लास्ट होगा हमारा इस बुक का भारतीय राजनीति नए बदलाव। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि हमें बुक 1 में जो भारत के संदर्भ में हमें पढ़ना, उसमें टोटल हमें 9 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा। सेम वैसे ही हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। बुक नंबर 2 में कौन कौन सा है, आइए एक बार उसे देख लेते हैं। पहला है हमारा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध करने का मतलब था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच जो चला था युद्ध, उसी को बोलते हैं। मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, इसे मैं इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो था दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता, एक ध्रुव में माना जाता है अमेरिका को, दूसरे में रूस को, सोवियत संघ रूस को माना जाता है, तो उसमें से एक का अंत हो गया था, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग का चैप्टर नंबर 3 होगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें जब दो ध्रुवीयता का अंत होता है, फिर उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से आया, क्या काम किया, वो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 में आएंगे समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में मतलब दक्षिण एशिया में किस प्रकार की व्यवस्था वगैरह थी, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो संगठन वगैरह होती है, उसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में आएंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी पूरे विश्व में सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 8 में हम लोग आएंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और लास्ट होगा हमारा वैश्वीकरण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें जो पार्ट 2, जो हम लोग का पार्ट 2 है, किताब 2 है, बुक 2 है, उसमें भी हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। पार्ट 1 में भी हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने, और पार्ट 2 में भी हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने। इसका मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में हमें टोटल 18 चैप्टर कवर करने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही तक का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो करना हो करिएगा। तब तक आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे जो चैनल है ओनली आर्ट्स से जरूर जुड़े। धन्यवाद।